फंस जाएंगे। मुझे एक लक़ब दिया गया हवलदार का, तो ख्वाजा साद रफीक साहब, मैं तो फख्र करता हूँ उन हवलदारों पे और उन सिपाहियों पे जिन्होंने 24 करोड़ पाकिस्तानियों को की जिंदगी आसान करने के लिए अपने जानों के नजराने दिए। ये वो हवलदार और सिपाही हैं जो सबसे आगे सीने पे गोली खाते हैं ताकि हम लोग आराम से सो सकें, हमारे बच्चे स्कूल जा सकें, हमारे घरों में वो हालात ना हो जो उस जमाने में होते थे। तो हवलदार और सिपाही, आपकी चेक पोस्ट पे सिपाही और हवलदार खड़ा होता है, आपके बॉर्डर पे सिपाही और हवलदार खड़ा होता है। तो मुझे तो ये जब लक़ब मिला तो मैंने इसको सराहा और मैंने कहा कि ये खुशी की बात है, क्योंकि मैं तो कम से कम इन नौजवानों को फख्र से देखता हूं। मैं एक तकलीफ दे बात भी जरूर करना चाहूंगा। हम लोग कतरा जाते हैं 9 मई का जिक्र करने से। 9 मई में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ सिवाय फौजी मंसूबात के अलावा कहीं और ये काम नहीं हुआ, ना गवर्नर हाउस, ना चीफ मिनिस्टर हाउस, सारे सूबों में। मगर टारगेट अगर बना तो वो ही जगह बनी जहां से पाकिस्तान की बुनियाद को कमजोर करने के लिए बात हुई। ये वही लोग हैं जो जाके सरहदों पे हिफाजत करते हैं। इनके ऊपर हमला करना मतलब ये हुआ जो हिंदुस्तान की फौज ना कर सकी वो किया गया। और फिर हम बात करते हैं जो लोग साला साल पाकिस्तान नहीं आते, जो लोग पाकिस्तान शायद उनके उतने रवाबत नहीं है, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और ये जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, उनका भी ज़रा सोचिए। जिन लोगों ने कहा कि जी मिलिट्री कोर्ट्स बन गए, मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो गई, क्या ये पहली दफ़ा मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई या कई 100 लोगों को 2018 से लेके 2022 अप्रैल तक जो सजाएं दी गई उसका किसी को याद नहीं? क्या इन लोगों ने जो बाहर बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करते हैं, इन्होंने कभी कश्मीर की बात की? जब आर्टिकल 370 लगाया गया मकबूजा कश्मीर के ऊपर, क्या इन्होंने गाजा पे जो बच्चे, औरतें, अस्पतालों के ऊपर हमले हुए और लोगों को शहीद किया गया, क्या इन्होंने तब भी ट्वीट की? ऐसे लोग अपने आप को अगर पाकिस्तानी कहते हैं, जो लोग जब पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगने की बात होती है तो मैं तो समझता हूं कि वो पाकिस्तानी नहीं है और उस माशरे को भी उनका बॉयकॉट करना चाहिए। मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि हमने ये एक सिलसिला चलाया जिसमें साद रफीक साहब, राना सनाउल्लाह साहब और हमारे सीनियर कायदीन, मेरे से तो सभी सीनियर कायदीन हैं, इन सब ने सियासी सिलसिला ये चलाया कि तलखियाँ अपनी जगह मगर बातचीत होनी ज़रूर चाहिए। और वो जमात जिसने 4.25 साल बात करने से इनकार किया, उन्होंने जब अपील की, ऑपोजिशन ने जब अपील की और जिम्मेदारी स्पीकर के दफ्तर पे डाली, तो मेरा तो काम यही था कि मैं हुकूमत पाकिस्तान को पैगाम पहुंचाऊं। मेरा रोल बड़ा लिमिटेड रोल है, इनको फैसिलिटेट करना, इनको बिठाना, इनकी बातचीत कराना। मगर गुफ्तगू क्या होती है ये ट्रेजरी और ऑपोजिशन फैसला करेगी। तो मैंने जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से बात की कि जी ये इस तरह का मुझसे राब्ता किया गया है, उन्होंने कायदे मोहतरम से मशवरा करके उन्होंने इजाज़त दी और एक हाई लेवल कमेटी बनाई। जो हाई लेवल कमेटी बैठ के गुफ्तगू करेगी। मगर उससे पहले मैं गवर्नमेंट को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। ये
ख्वाजा साद रफ़ीक साहब 2.5 साल, ख्वाजा आसिफ साहब को मैंने पहली दफ़ा 2002 में रावी के पुल पे जलसे में आने के लिए हथकड़ियाँ लगी देखी, और ख्वाजा साहब मुस्कुरा रहे थे। और ख्वाजा आसिफ साहब को हम कचहरी जब गए इनके साथ, तो वहाँ पे जो रवैया था पुलिस का वो भी कुछ शर्मिंदा से थे। फिर उसके बाद ये 2018 वाली हुकूमत के मेहमान रहे राना सनाउल्लाह साहब, ये इनको इनकी आंखों में एक मसला है, उसको ग्लूकोमा कहते हैं, जिससे आंख ज़ाया हो सकती। इनको दवाई नहीं दी गई, खुदा न खास्ता इनकी आंख ज़ाया हो सकती थी। ख्वाजा आसिफ साहब का हर्निया का ऑपरेशन होना था, बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली, मगर जब ऑपोजिशन के मेंबरान MNAs जब हिरासत में लिए गए इस्लामाबाद से, तो अगर हुकूमत ना चाहती तो इनके प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं होने थे, इन्होंने असेंबली में नहीं आना था, इन्होंने अपने लॉजेस में नहीं जाना था, क्योंकि 3.25 साल के अरसे में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब को ये मौका नहीं मिला था। इनको वो फैसिलिटी नहीं मिली थी जो एक मेंबर को मिलनी चाहिए और उसका हक बनता है। मगर इन सब ने जमहूरियत की खातिर, इन्होंने सिस्टम की खातिर इन्होंने अपना रोल अदा किया, जिसकी वजह से ये जितने मेंबरान थे वो असेंबली में तशरीफ लेके आए। तो ये इनका अमल था, और जो दूसरा अमल था वो भी आपके सामने कोई ढका छुपा नहीं। ये जो गुफ्तगू शुरू हुई है, अब हम तकरीबन मार्च से कौमी असेंबली तश्कील में आई, और मार्च से लेके अब तक जो मसाइल लोगों के हैं उस पे सहर हासिल बहस होने के बजाय, जब मेरे दोस्त और भाई ऑपोजिशन के वॉकआउट कर जाते हैं या उस पे बहस नहीं करते, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आप अपना नुकसान करते हैं। 26वीं तरमीम में मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जी आपने उनको बोलने का मौका नहीं दिया। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें बार बार लॉ मिनिस्टर ने कहा कि मैं इस बिल के बारे में गुफ्तगू कर लूं, तो फिर इनको अपोज करें या सपोर्ट करें, इनको बात करने का मौका दिया जाए। बार बार रिपीट करने के बाद उन्होंने उसके ऊपर बात नहीं की, और एक अच्छा डिबेट जो होना चाहिए था वो नहीं हो सका। तो उसका कसूरवार ना स्पीकर का दफ्तर है और ना हुकूमत है। अगर हम सब मिलके पाकिस्तान के इश्यूज के बारे में बात नहीं करेंगे, वहाँ पे अवाम के बारे में के इश्यूज के बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये उतनी फाल नहीं होगी कौमी असेंबली जितनी फाल उसको होना चाहिए। और कोई रोक टोक नहीं है ऑपोजिशन को बात करने की, और अगर रोक टोक नहीं है तो आप बताएं, हुकूमत की कोताहियों को भी बताइए, आपको भी बताया जाएगा कि आपने माजी में क्या किया, ताकि कोई एक ऐसी बहस हो जिससे रास्ता निकाला जाए। मैं तो ये भी इनसे गुजारिश करूंगा, राना सनाउल्लाह साहब की टीम से, ये इन्होंने कहा कि डायरेक्टर भी प्रोड्यूसर भी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब तो इस काम पे साल से लगे हैं, और इस दफ़ा भी इस काम में इनका बहुत बड़ा हिस्सा था। तो मेरी गुजारिश ये होगी, राना सनाउल्लाह साहब उस टीम के मेंबर हैं और सीनियर टीम हुकूमत और इत्तेहादियों ने बनाई है, कि हम वहाँ चार्टर ऑफ इकॉनमी की भी बात करें। आप अपने मसाइल के ज़रूर बात करें, मगर अवाम के मसाइल की भी तो बात कीजिए। कोई 20-25 साल की जो शहबाज शरीफ साहब ने 2018 में भी ऑफर दी थी, अब भी दी है, कि सब मेंबरान कौमी असेंबली बैठ के और ये फैसला करें कि अगले 20-25 साल पाकिस्तान की मईशत को कहाँ लेके जाना है, उसमें क्या इत्तेफाक राय पैदा करनी है, उसमें किस तरह
بہتری لے کے آنی، سب کی رائے شامل ہو اور ایک وہ ڈاکیومنٹ تیار ہو، وہ بھی اس پلیٹ فارم سے جہاں مذاکرات ہو رہے ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب سے میں گزارش کروں گا ٹیک اپ کریں، دہشت گردی کا ایشو ٹیک اپ کریں۔ دہشت گردی صرف مرکز کی ذمہ داری نہیں یا صوبے کی ذمہ داری نہیں، یہ پاکستان کی ذمہ داری اور کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے جس کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے۔ میں مختصر کرتے ہوئے آپ سب کا سعد رفیق صاحب، سعد بھائی، وہ سعد رفیق صاحب کہتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے، عادت سعد بھائی کی اور سلمان بھائی کی ہے کہ آپ نے یہ موقع بھی فراہم کیا اور جو ہیلدی ڈیبیٹ کی طرف آپ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ میرا تو خیال ہے ایک زمانے میں یہاں پاکستان ٹی ہاؤس ہوا کرتا تھا جہاں بیٹھ کے گفتگو ہوتی تھی، ڈسکس، اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم نہیں رہ گیا۔ کوئی تو گھر کسی کا ہونا چاہیے جو جہاں کے معززین اور دانشور بیٹھ کے بات کیا کرتے تھے کہ پاکستان کو کہاں لے کے جانا ہے۔ مجھ سے پوچھیں تو ہماری تو اب اس سٹیج پہ ہے کہ یہ ختم ہو گیا جو سیاسی دور تھا، مگر کچھ تو ایسا کام کر جائیں جس میں پاکستان جس سے فائدہ اٹھا سکے، ہم پاکستان کے نام کو دنیا میں روشن کر سکیں۔ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہے ہیں، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، ساری چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں۔ ہم ذرا سا پاکستان کے بارے میں اور سوچ لیں تو پاکستان کے لیے جس طرح کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ، پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ شکریہ سعد بھائی، شکریہ سلمان بھائی، بھابھی میری بہن، شکریہ، آپ سب کا شکریہ جی۔